हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड वन, बेटा आप वीडियो को जो है वो पहले कंप्लीट देखें और उसी के बाद में अपने नोट्स प्रिपेयर करें। इससे क्या होता है कि जब आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इसमें जो अपने पास दिया हुआ मैटर है वो बहुत ही बेटर समझ में आता है। और मेरा ये मानना है कि अगर समझी हुई चीज़ है तो लंबे समय तक स्टेबल रहती है। आप साथ साथ जो है वो नोट्स बना रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो इस चीज़ को ये मैं मानता हूँ, अगर मैं खुद पर लेकर देखूँ इस चीज़ को तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। एक तरह से टाइम वेस्टिंग मानता हूँ उस चीज़ को मैं। ये चीज़ उनके लिए बेनिफिट होती है जिनका आप पहले पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह समझ में आ चुका है और फिर तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो वो रिविजन बेस के ऊपर अगर वो चीज़ को देखना चाहते हैं तब वो ठीक चीज़ मैं ठीक मानता हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले वो आराम से समझें उस चीज़ को और उसके बाद में अपने नोट्स बनाएं। आज के टॉपिक में बेटा जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो अपना पिछले वाला जो वीडियो है उसी से लिंक है, उसी से जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में जो है वो अपने परमाणु क्रमांक को डिस्कस कर लिया था और साथ में द्रव्यमान संख्या को डिस्कस कर लिया था और उससे से रिलेटेड जो है वो चीज़ें चल रही थी, द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड चीज़ें ही। जिसका नेक्स्ट अप टू अगला हिस्सा जो है, अगला भाग ये है द्रव्यमान संख्या के लिए, वो है नहीं कि परमाणु जो मूल कण है उन परमाणु के मूल कणों में द्रव्यमान का जो मान है उनका तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, उनकी वैल्यूएं जो हैं वो किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से संबंधित हैं, उनको देखा जाए। तो उसको मैंने समरी के रूप में एक जगह ले लिया है तो याद रखने में भी आसानी रहती है। टेबल के रूप में है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं और ये क्वेश्चन तो काफ़ी टिपिकल था वो एक तरीके से। वो टिपिकल इसलिए हो जाता है कि जिनको मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज नहीं है वो बच्चे अक्सर उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बाकी है सिंपल। वो बताऊंगा कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा हुआ, 3 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ, IIT में पूछा हुआ है। अभी तो नीट लगती है, नीट से पहले अपने यहाँ RPMT थी तो RPMT से वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, CBSE PMT में भी आया हुआ था वो क्वेश्चन और ICR में भी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वो, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं उसी चीज़ को, द्रव्यमान संख्या को ही जोड़ते हुए या अपने परमाणु भार को जोड़ते हुए। तो यहाँ जो अपने पास है वो है परमाणु के मूल कणों की द्रव्यमान संख्या या उसके परमाणु भार का तुलनात्मक अध्ययन, कि इनके जो मूल कण है उनके बीच में इनका तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो द्रव्यमान संख्या है या जो परमाणु भार है उसकी जो इकाई होती है वो इकाई है वो अपनी किसके रूप में है, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में ये इसकी इकाई होती है, इसमें इसका मापन दिया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, एटॉमिक मास यूनिट की बात करूँ, AMU की बात करूँ, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.00750, न्यूट्रॉन का है 1.00850 और इलेक्ट्रॉन का है 0.0000549। ये आपका संबंधित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसमें, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में, AM और U के रूप में। दूसरा इसकी इकाई वो है आपके पास किलोग्राम और ग्राम की बात की जाए, ये एक वैल्यू ग्राम में है और एक वैल्यू आपकी किलोग्राम में है। तो ग्राम के अंदर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.673 × 10⁻24, न्यूट्रॉन का है 1.675 × 10⁻24 और इलेक्ट्रॉन का है 9.1 × 10⁻28। देखो इन दोनों के द्रव्यमान की बात की जाए तो इन दोनों का द्रव्यमान, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, अप्रॉक्सीमेट लगभग समान है। देखो यहाँ है 1.673 और ये है 1.675, ये यूनिट समान है, 10⁻24 और 10⁻24 ये सिमिलर है। तो ये वैल्यू इनका द्रव्यमान यूँ माना जाता है कि लगभग बराबर है। और अगर शुद्ध रूप से बात की जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.673 और ये है 675, तो ये आंशिक रूप से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे इसमें ये ग्राम में था और ये किलोग्राम में हो गया। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 10⁻³ यूनिट बढ़ जाएगी इसमें, तो 10⁻27 अप्रॉक्सीमेट लगभग बराबर या फिर न्यूट्रॉन का ज़्यादा। और आखिरी में है अपना वही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 × 10⁻28 और 9.1 × 10⁻31, ये ग्राम में है और ये आपका किलोग्राम में। तो ये समरी है किसकी, द्रव्यमान संख्या है उसके परमाणु भार की। ठीक है, अब यहाँ जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, इस टेबल से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिन एग्जाम की मैं बात कर रहा था, जहाँ ये पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की हुई है। ऑप्शन के अंदर ये नहीं था, बस यहीं इसको कंफ्यूज कर दिया इसी जगह, क्योंकि अपन प्रॉपर रूप से ये रट लेते हैं इस चीज़ को,
चेंजेबल ये यहाँ कन्फ्यूज़ कर दिया। और कन्फ्यूज़ क्या किया कि ऑप्शन में ये ना देकर उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आगे ब्रैकेट में था AMU, एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये ऑप्शन में ये नहीं था। अब इसको कैसे लिखा उसने ऑप्शन के अंदर, तो वो देखो कि ये जो अपना दशमलव दिया हुआ है इसके अंदर, ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया हुआ है 0.000549 AMU। इसने जो है इसको इस रूप में ना देकर ऑप्शन में किस रूप में दिया, वो क्या किया इसने इस दशमलव को उठा के इसने यहाँ इसके बीच में रखा, 5 और 4 के बीच में। तो जैसे इसने दशमलव को 5 और 4 के बीच में उठा के रखा, तो ये देखो दशमलव कितने अंक ट्रांसफ़र हो गई, 1 2 3 और 4, तो ये वैल्यू हो गई 5.4। दशमलव को 5 और 4 के बीच में रखा है, तो 5.4 9 × 10⁻⁻4 AMU ऑप्शन के अंदर जो है वो ये दिया हुआ था। जबकि अपन जो है वो रट किस चीज़ को लेते हैं, अपना प्रॉपर रूप से ये रटा हुआ होता है, ये चीज़ रटते हैं और वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये नई वैल्यू कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था वहाँ, तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन वहाँ 3 एग्जाम में अपने यहाँ पूछा हुआ है। क्लियर है, तो इस तरीके से थोड़ा इकाइयों का ध्यान रखना है कि ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है, किसके बारे में पूछा। ऊपर क्वेश्चन में दे दिया ग्राम में होता है, तो आपको आंसर में किलोग्राम भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्राम के बारे में पूछा है। कुछ नहीं दिया हुआ होता है कि सीधा मान बताओ, तो यूनिटों पे थोड़ा फोकस करना है, यूनिट का ध्यान रखना है कि किस यूनिट के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो ये अपने पास जो है मूल कणों का तुलनात्मक अध्ययन। अब यहाँ क्वेश्चन लेते हैं जो अपन ने पीछे डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है जो अपना पीछे पड़ा हुआ उसी से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है और पढ़ा है, उसको समझा है, तो आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन साथ साथ लिखना चाहें लिख सकते हैं। x-2 में प्रोटॉन की संख्या, x-2 में प्रोटॉन की संख्या 16 है, तो x+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शंस इसके हैं 14, 16, 18 और डी है नन। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मेरे पास इसके ऑप्शंस हैं। x2 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 16 है, और x+2 में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो एक सिंपल चीज़ मैं पीछे का रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जिसको आता है, जिसको पढ़ा हुआ है, वो आज इजीली इसको सोल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि किसी भी तत्व में x, z और a, ये अपना तत्व प्रतीक था निरूपण का, जिसमें z बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक के निर्धारण के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, या वो किसको दर्शाता है, वो प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या ही क्यों ली जाती है, क्योंकि ये जो है वो एक स्थिर मान है, स्थिर मान है, ये चेंज नहीं होता है। प्रोटॉन की संख्या जो है वो किसी भी परमाणु स्पीसीज में, किसी भी तत्व के परमाणु में जो है वो स्थिर होती है, स्टेबल होती है, वो चेंज नहीं होती है। चेंज कौन होती है, चेंज कौन सी वैल्यू होती है, चेंज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मान जो है वो चेंज होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में जुड़ा या इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से बाहर निष्कासित हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के अंदर जुड़ता है तो चार्ज आता है माइनस का, और इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से बाहर जाता है तो चार्ज आता है उसके ऊपर प्लस का। तो ये वो मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ अपनी केमिस्ट्री की भाषा में बात बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन आया तो इसको इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो वो गया माइनस, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो गया प्लस। प्लस का अर्थ यहाँ पे कमी से है और माइनस का अर्थ यहाँ पे वृद्धि से है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा स्थिर रहती है, ना प्लस में चलती है और ना माइनस में चलती है। इसी वजह से परमाणु क्रमांक के निर्धारण के लिए प्रोटॉन को ही चुना जाता है, ये मैंने पीछे बता दिया था। उसके बाद में ए क्या है, ए जो है वो है द्रव्यमान संख्या। ए है द्रव्यमान संख्या। तो फिलहाल मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए परमाणु क्रमांक, जिसमें क्या स्टेबल है, प्रोटॉन की संख्या, ये चेंज नहीं होती है, चाहे आपका परमाणु आवेशित हो या निरावेशित हो। ठीक है, तो प्रोटॉन स्थिर है,
तो देखो यहाँ प्रोटॉन की संख्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 16 है, यानी ये स्थिर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि अगर प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस है उसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। क्वेश्चन में पूछा है ये x+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो एक पॉइंट और बताया था मैंने, उदासीन परमाणु, एक शर्त बताई थी, उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या की। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अब परमाणु कैसा है, धनावेशित है या ऋणावेशित है? तो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, उसमें प्रोटॉन की संख्या में कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रोटॉन वो का वो ही रहेगा। लेकिन प्रभावित कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या तो स्थिर हो गई, चाहे वो मेरा उदासीन हो या आवेशित हो। तो प्रोटॉन है 16। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर दिया हुआ इस तत्व के लिए +2। अब +2 का अर्थ क्या है, इस +2 का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 16 - 2। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी 16 और 16 अगर मैं ये मानूं। ठीक है। तो अब जब आवेशित है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो 16 - 2 बराबर कितने हो गए 14। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो आंसर कितना हो गया इसका 14, 14 इलेक्ट्रॉन। प्लस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, माइनस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है ना। और रफली भी कर सकते हैं इसे। प्लस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, और माइनस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। प्रोटॉन की संख्या हमेशा स्थिर रहती है, और उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको इस नियम से ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है। ये अपना क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं, और मैं टॉपिक लेता हूँ उसमें अपना समस्थानिक। समस्थानिक की बात की जाए, समस्थानिक, आइसोटॉप्स, समस्थानिक। ठीक है। समस्थानिक क्या है, तो समस्थानिक की खोज जो है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, आपको कोई बता सकता है? समस्थानिक की खोज जो है वो सबसे पहले सोडी ने की थी। सोडी नामक जो वैज्ञानिक था उसने जो है वो समस्थानिक के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है। इसका पहला पॉइंट ले सकते हैं, समस्थानिक के बारे में सर्वप्रथम सोडी नामक वैज्ञानिक ने बताया, या सर्वप्रथम सोडी नामक वैज्ञानिक ने बताया, या कर सकते हो खोज की। तो समस्थानिकों का जो खोज करता है वो कौन है, सोडी है। दूसरा, समस्थानिक कहते किसे हैं, समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिक जो है वो एक ही तत्व के, पॉइंट को ध्यान से सुनना बेटा, समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। ऐसी स्पीशीज जो हैं वो परस्पर क्या कहलाती हैं, समस्थानिक कहलाती हैं। ठीक है। तो सारांश में कहूँ तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, एक ही तत्व के परमाणु के लिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। द्रव्यमान संख्या अलग, परमाणु क्रमांक समान, वो परस्पर क्या कहलाएंगे, आपके समस्थानिक
कहलाते हैं। तो ये तो आपकी होती है समस्थानिक की परिभाषा। तो इसे मैं यूँ ले सकता हूँ कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो एवं परमाणु क्रमांक समान हो, वे परस्पर समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ दो शब्द काम के हैं, द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है आपकी समस्थानिक या आइसोटोप्स। ये इसकी परिभाषा, ये इसका कथन हो गया। अब समस्थानिक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अगर मुझे पढ़ना है तो पहले एक एग्जाम्पल लूँगा, तो एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा वो, और तुरंत याद भी हो जाएगा आपको। तो समस्थानिक का एग्जाम्पल लेते हैं, इसे रफ करता हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए जो है वो सबसे पहले लिया जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो बड़ा ध्यान से समझना बेटा इसे, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के मूल रूप से 3 समस्थानिक हैं। फर्स्ट है आपका 1H1, 1H2 और 1H3, जिसमें ये नीचे वाला मान किसको दर्शाता है, परमाणु क्रमांक को। ये परमाणु क्रमांक के बारे में बताएगा। ऊपर वाली वैल्यू ये बताती है द्रव्यमान संख्या के बारे में। ठीक है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या हो गई। अब यहाँ इसके नामकरण की बात की जाए तो नाम की बात करें तो इसका नाम है आपका प्रोटियम, दूसरा समस्थानिक कहलाता है ड्यूटेरियम, और तीसरा है आपका ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके प्रतीक की बात की जाए तो इसका है P, इसका है D और इसका है T। ये इनके प्रतीक हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब अभी उदासीन अवस्था में है। और उदासीन अवस्था में जब होता है, कोई भी स्पीशीज जब उदासीन अवस्था में होती है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान, इक्वल होती है। तो ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक किससे रिलेटेड होता है, प्रोटॉन की संख्या ही क्या है, परमाणु क्रमांक होती है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है। तो सब में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1-1। तो सब में प्रोटॉन की संख्या 1-1। जितना प्रोटॉन होता है उदासीन परमाणु के अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1-1। अब बात आती है न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन बराबर होता है A - Z, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओ, द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक Z, A - Z। इसमें से इसकी बाकी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो ये हो गया 1 - 1 बराबर हो गया आपका इक्वल 0। इसमें हो गया 2 - 1,
2 माइनस 1 बराबर 1, ये हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर 2। तो इस प्रकार आपके प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0। हाइड्रोजन का ये एक ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 और ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समस्थानिकों में। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको बेटा मैं आखिरी में, इस टॉपिक में आखिरी में इसको डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो बेटा हमेशा परमाणु क्रमांक से निकाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण परमाणु क्रमांक से किया जाता है। तो देखो यहाँ पे सब में परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो इसका अर्थ हुआ कि इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, समान होगा। परमाणु क्रमांक ही समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, समान होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1, 1s1 और 1s1। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वैसे तो अगर बहुत डीपली जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ। जो क्वेश्चन पूछे हुए फिलहाल मैं उसी की बात करता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा हुआ है। ये देखा, ट्राइटियम का नाम दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, नहीं तो बहुत सिंपल हो जाता। ये दिया हुआ था ट्राइटियम, ट्राइटियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसमें ऑप्शन में था 1s1, 1s2 और 1s3। एक था 1s2 और 2s1, ऐसा ऑप्शन था। ट्राइटियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1 पहला ऑप्शन, 1s2 दूसरा ऑप्शन, 1s3 तीसरा ऑप्शन और चौथा था 1s2 2s1, ये चौथा ऑप्शन था। आपको करेक्ट आंसर छांटना था। तो कुछ बच्चे जो है वो इसको देखकर आंसर दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी देते हैं, दिए हुए हैं कुछ के। तो मुझे ध्यान है जो बच्चे संपर्क में हैं उनसे मैंने पूछा भी है ऐसा अक्सर, तो कुछ बच्चों ने आंसर ये दिया इसको देखकर, 1s2 2s1 इसको देखकर दे दिया। द्रव्यमान संख्या से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण होता है परमाणु क्रमांक से, और सबका परमाणु क्रमांक समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सबका क्या होगा, समान होगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारी जल, उस भारी जल के अंदर हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो भारी जल में हाइड्रोजन का ये समस्थानिक ड्यूटेरियम, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O और जल का होता है, साधारण मृदु जल का होता है H2O। तो जो भारी जल है उसमें हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक निहित है, ड्यूटेरियम। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो अनुपस्थित होती है, और वो होती है प्रोटियम में। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं वो आप साथ साथ लिखना चाहो लिख सकते हो, पहले समझ लेना। यहाँ देखो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब अपने पास किसी भी अवयव के 2 गुणधर्म होते हैं। 2 गुणधर्म कौन कौन से, एक तो होता है भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म वो होता है जिसे मैं आंखों से देख सकता हूँ। जैसे मेरे पास जल रखा हुआ है और सामने बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है, तो मैं देख सकता हूँ कि एक ही भौतिक अवस्था द्रव है और एक ही भौतिक अवस्था ठोस है। तो वो जो इस चीज़ मुझे आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है वो होते हैं अपने भौतिक गुणधर्म। या जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, जैसे गंध है, खुशबू है, फूल की खुशबू है, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। या पेट्रोल है, पेट्रोल में जैसी गंध आ रही है उसको मैं स्मेल महसूस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये पेट्रोल है, ये कैरोसिन है और ये डीजल है। ठीक है, ये मेरे पास रंग, यहाँ पे रंग कलर रखा हुआ है, ये फूल है, ये इसका फूल है। तो ऐसी स्मेल मुझे फीलिंग जो आती है, महसूस हो सकती है, वो भौतिक गुणधर्म में आती है। या जिसे मैं हाथ रखकर अनुभव करके स्पर्श करके बता सकता हूँ। तो जिन्हें आप खुली आंखों से देखकर या महसूस करके बता सकते हो वो होते हैं भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म ऐसा होता है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे दूध में आपने जामुन डाला और उससे दही बन गया, आप उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते कि किस तरीके से दूध से दही बना। अगर किसी ने देखा हो तो वो मुझे बता सकता है कि देखो ये दही बन रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं बता सकते। लोहे पे जंग लगती है, नहीं बता सकते लोहे पे जंग किस प्रकार लग रही है, बस अपने को तो फाइनल रिजल्ट मिलता है लोहा है और उस पर जंग लगी हुई है, किस तरीके से लगी वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली वो चीज़ निकाली जाती है। तो वो गुणधर्म कहलाते हैं आपके रासायनिक गुणधर्म, जिन्हें आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं खुली आंखों से नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वो अभिक्रिया चल रही है, वो कहलाते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म 2 प्रकार के गुणधर्म हो गए। इन 2 गुणधर्मों को यहाँ अगर मैं लागू करूँ तो समस्थानिकों में कौन से गुणधर्म समान होते हैं, कौन कौन से गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो भौतिक गुणधर्म बेटा जो है वो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किस पे, न्यूट्रॉनों की संख्या पे। और रासायनिक गुणधर्म डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे।
अगर इलेक्ट्रॉन बदला तो रासायनिक गुणधर्म भी बदलेंगे, न्यूट्रॉन बदला तो भौतिक गुणधर्म बदलेंगे। न्यूट्रॉन स्थिर है, न्यूट्रॉन में चेंज नहीं है, बराबर एक जैसे न्यूट्रॉन है, तो भौतिक गुणधर्म स्थिर, रासायनिक गुणधर्म चेंज हो जाएंगे। आपका इलेक्ट्रॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा है, जितना है उतना ही है, कौन चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, तो भौतिक गुणधर्म चेंज हो जाएंगे, रासायनिक गुणधर्म स्थिर हो जाएंगे। तो रासायनिक गुणधर्म किसके संदर्भ में होंगे, इलेक्ट्रॉन के। भौतिक गुणधर्म किसके संदर्भ में होंगे, न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बदला तो रासायनिक गुणधर्म बदला, न्यूट्रॉन बदला तो भौतिक गुणधर्म बदला। इलेक्ट्रॉन स्थिर तो रासायनिक गुणधर्म स्थिर, न्यूट्रॉन स्थिर तो भौतिक गुणधर्म स्थिर। तो इन शब्दों को अगर मैं यहाँ जोड़ूँ तो अप्लाई करूँ तो देखो, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या है, समान है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। तो मेरा नेक्स्ट अगला पॉइंट हो गया, समस्थानिकों के जो है वो रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक, अगला, इनके न्यूट्रॉनों की संख्या देखो चेंज है, 0, 1 और 2। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती है, इसका अर्थ क्या हुआ, उनके भौतिक गुणधर्म भी क्या होंगे, बदलेंगे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, समस्थानिकों के, सभी समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे, समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा क्या चलेंगे, समान होते हैं, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। क्लियर। तो ये जो है वो संबंधित आपके समस्थानिकों के प्रॉपर्टी, समस्थानिकों के गुणधर्म। अब एक चीज़ और होती है बेटा कि ये कि आवर्त सारणी में अगर मैं बात करूँ तो आवर्त सारणी में जैसे हाइड्रोजन परमाणु, आप हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हो, तो आवर्त सारणी में जो है इनकी स्थिति समान होगी कि अलग अलग होगी, इनकी स्थिति जो है वो समान होती है या अलग अलग होती है समस्थानिकों की। अब चूँकि हाइड्रोजन की, अब देखो आवर्त सारणी किसके आधार पर टिकी हुई है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, जिनका पढ़ा हुआ उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक, वैसे तो दिक्कत नहीं होगी, 10th क्लास में भी आ जाती है ये चीज़। आवर्त सारणी अपने परमाणु क्रमांक के ऊपर टिकी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर टिकी हुई है, उनका आधार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो परमाणु क्रमांक स्थिर है तो जगह स्थिर हो गई, परमाणु क्रमांक बदला तभी तो उनकी जगह चेंज होगी कि 1 से 2 पहुँच गया, 2 से 3 पहुँच गया, तो सबका परमाणु क्रमांक समान है। तो आवर्त सारणी में समस्थानिकों की जो स्थिति है वो भी क्या होती है, या उनका स्थान जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है कि प्रोटियम का स्थान 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे टीवी है, तो परमाणु क्रमांक सबका समान है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट ये हो सकता है कि समस्थानिकों का जो आवर्त सारणी में स्थान है वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, ये आपके समस्थानिकों की, या आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति क्या होती है, समान होती है। ये समस्थानिकों के विभिन्न गुणधर्म, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसमें नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लिया जाए, अगले एग्जाम्पल की बात करूँ, ये तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात हो गई। दूसरा लिया मैंने, वो ले लिया जैसे कार्बन का, कार्बन के समस्थानिकों की बात की जाए। कार्बन के समस्थानिक, इसकी बात की जाए, कार्बन के समस्थानिकों की बात की जाए, तो कार्बन के समस्थानिक 6C12, 6C13 और 6C14, ये 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या A- Z, इनका निर्धारण किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, प्रोटॉन की संख्या, नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक। अब बारी बारी में से लिखना सुटेबल नहीं रहता है, एक बार समझा दिया तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक है Z, किसको बताता है, प्रोटॉन की संख्या। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या A। ठीक है, तो सब में प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, सब में परमाणु क्रमांक समान है, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, सब में समान, 6, 6 और 6। अब प्रोटॉन समान है तो उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6, 6 और 6। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में इक्वल, बराबर बराबर। अब आती है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A- Z, ये A है और ये A है और ये क्या है, Z है, तो A- Z, 12 - 6, 12 - 6 बराबर 6, A- Z, 13 - 6,
बराबर 7, A माइनस जेड 14 माइनस 6 बराबर 8। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसको यूँ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए उदासीन स्पीशीज में समान। उदासीन स्पीशीज में क्या समान होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। जबकि चेंज क्या होता है समस्थानिकों के लिए? वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे 6, 7 और 8। ये हो गए आपके कार्बन के समस्थानिक। क्लियर? एक और लूँगा आखिरी, और वो है अपने पास ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की बात की जाए तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक, तो ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं 8O16, 8O17 और 8O18। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, A माइनस जेड। तो सब में परमाणु क्रमांक समान, तो प्रोटॉनों की संख्या समान 8, 8 और 8। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, 8, 8 और 8। न्यूट्रॉनों की संख्या ये है A और ये है जेड, तो A माइनस जेड। 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 बराबर 8। 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 बराबर 9। 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 बराबर 10। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के जो समस्थानिक हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8, 9 और 10 होती है। क्लियर? और एक सिंपल सा आपको दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस के लिए आप खुद अपने घर पे बैठ के उसको निकालेंगे, और वो है मेरा क्लोरीन। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है क्लोरीन के समस्थानिक, Cl के समस्थानिक। इसकी बात की जाए तो Cl के हैं क्लोरीन 17 35.5, Cl 17 37। ये आपके क्लोरीन के जो हैं वो 2 समस्थानिक होते हैं, या इसे सीधा मैं 35 भी कर सकता हूँ, तो परमाणु भार में आता है। Cl 17 35 और Cl 17 37। यहाँ से आप जो है वो क्लोरीन का मान निकालेंगे। ठीक है? तो ये जो है वो आपका समस्थानिक का टॉपिक कंप्लीट होता है। और समस्थानिकों का जो रिलेशंस है वो ये है कि जब आप 2 अल्फा कणों को और एक बीटा कण को निष्कासित करते हैं तो वहाँ से अपने पास समस्थानिक क्रिएट होता है। वो फिजिक्स में पहुँच जाता है, फिजिक्स में पहुँच जाती है वो चीज़, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। फिलहाल जो है वो आपका ये समस्थानिक का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको इसके निकाल के देखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर? इससे नेक्स्ट अगला हिस्सा जो अपना है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा समभारिक। क्लियर? और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे।